नमस्कार, कूल स्टाइलिश फ्रेंड्स प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज में इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों को घूमते समझते हुए, लोगों से बात करते हुए जो हमारा चुनावी रथ है वो उत्तर प्रदेश की अनवरत यात्रा पर है। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और आज ये देश 5वें चरण का मतदान भी कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा को, इस पूरी बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको दो बातें बता दें। एक, अपनी इस यात्रा में हम पहुंचे हैं गाजीपुर लोकसभा में हम यहाँ मौजूद हैं। और साथ में दूसरी बात ये कि अगर आप इस देश के उन हिस्सों में रहते हैं जहां 5वें चरण का मतदान है और अगर आप मतदाता हैं, अभी तक घर से अगर नहीं निकले हैं, तो चर्चा की शुरुआत में ही एक अपील ये कि अपने अपने घरों से निकलिए, वोट करिए, मतदान करिए, ताकि जो मुद्दों की बात आप करते हैं उन मुद्दों पर इस देश की सरकार को भी चुना जा सके। और जैसा हमने कहा कि हम गाजीपुर में हैं, सुबह का वक्त है, लोगों के हाथ में चाय के प्याले हैं, कुल्हड़ हैं, चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा सा गाजीपुर को समझने की, बातचीत करने की शुरुआत भी हम कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा साहब, चाय से ही शुरू की जाए और आजकल चाय पर चर्चा एक बढ़िया क्रेज हो रखा है, तो मैं आप ही से शुरू करूं। और एक कारण और होता है, अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान कहीं थोड़ा बहुत मिला के झूठ बोल ले, चाय पर झूठ नहीं बोल पाता है। तो हाथ में चाय का प्याला है, उसी का सहारा है। क्या है गाजीपुर का मामला, मूड, मुद्दा? पहले तो आपको पूर्वांचल में हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो राम राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूरे हमको तो लग रहा है पूरे भारतवर्ष में राममय एकदम है। पूछना क्या है, चाय पे झूठ आदमी नहीं बोलता। आपने बोला जय श्री राम। तो ये मुद्दा क्या बाकी तमाम चीजों से, क्योंकि अक्सर चुनावों में हम लोग बाहर निकलते हैं, अक्सर चुनावों में जमीन पर जब आते हैं तो एक चीज समझ आती है कि चुनाव के ढेर सारे समीकरण, ढेर सारे मुद्दे हो जाते हैं। कई बार वो प्रत्याशियों के स्थानीय बाहरी होने का, उनके अपने भावों का, उनके अपने जातीय या धार्मिक समीकरण का, और कई बार स्थानीय अपने मुद्दे, विकास से लेकर कई कमियों तक। क्या गाजीपुर में इनमें से कुछ नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता है। 2019 से लेके अभी 2024 तक आप कहीं भी घूमेंगे पूरे लोकसभा में, कोई भी काम नहीं होना। सांसद कभी किसी के आते हैं ना जाते हैं, लापता सांसद। पूरी गाजीपुर की जनता ही उनका नाम रख चुकी है, ठीक है। काम करना था तो जैसे 2014 में 2019 मनोज सिन्हा जनता के बीच में मौजूद रहते थे, तमाम काम है, आप खुद घूम के देख सकते हैं। करीब 23,000 करोड़ रुपए की योजना है, उतने दिन में उन्होंने कराया। तो जो काम कराए है वैसे लोगों को गाजीपुर की जनता पसंद करेगी। और मुद्दा भी हम लोग का यही रहेगा कि विकास जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी, जैसा आपने कहा ना कि काम, और काम के साथ साथ आपने दो नामों पर इशारा कर दिया। एक नाम आपने साफ लिया, मनोज सिन्हा का। दूसरा आपने कहा कि पिछली बार जो अभी वर्तमान सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया, अफजाल अंसारी का आपने जिक्र किया। अब घूम फिर के लोग यही कहते हैं कि मनोज सिन्हा जी तो उपराज्यपाल हो गए, फिर क्या अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से वही चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं? जब लोगों से बात करिए तो उनका नाम आना, या ये कहना कि नहीं परिवार से किसी को मिल सकता था। क्या ये दो घरानों की लड़ाई ज्यादा है गाजीपुर को? और मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, सीधे सीधे विकास की लड़ाई है यहाँ पे। जनता, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मोदी योगी का ही फैक्टर यहाँ पे ज्यादा है गाजीपुर में, ठीक है ना। मनोज सिन्हा जी ने काम किया इसलिए लोग उनको याद करते हैं। काम जो करेगा उनको आजीवन आदमी याद करेगा। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी दिखाई दी थी गाजीपुर में, और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वो जो लोग निकले, वो जो संख्या निकली, और कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिए एक तस्वीर ये भी है, इतने समर्थक हैं, इतनी संख्या है, तो सिर्फ ये कह देने से कि नहीं दूसरा पक्ष हावी है, ये नहीं है। लड़ाई बहुत कांटे की है। जी, देखिए जो भी गलत रहेगा उसके साथ जो भी होगा उसके लिए, उसके बारे में क्या बोला जा सकता है, ठीक है ना। अब बाकी जो है, जो सही है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई उन लोग की प्रवृत्ति ही आपराधिक थी, ठीक है, चाहे जिस बिरादरी का जो भी अपराधी है। इस सरकार में हमको लग रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बुलडोजर चलाना या गलत लोगों का सफाया होना आम जनता के लिए, हम लोग के लिए बहुत सुकून की बात है। जब आप बुलडोजर का जिक्र करते हैं तो जहां मैं चाय पी रहा हूँ मेरी आंखों के सामने भी एक तस्वीर है, वो भी हमको बखूबी दिखाई देती है। आपका नाम साहब? ये शशिकांत है। शशिकांत जी, यही चीज पूछता हूँ, क्या है गाजीपुर का मुद्दा और चुनावी मूड अभी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो गाजीपुर को मनोज सिन्हा जी ने एक विकास की जो है दिशा दिखाई थी। एक कहीं न कहीं एक दृष्टव्य किया था कि गाजीपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और वह विकास की संभावनाएं मनोज सिन्हा जी के चुनाव हार जाने की वजह से कहीं न कहीं रुक गई हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो गाजीपुर में बहुत दिनों तक कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी के लोगों का मतलब जो है नेतृत्व रहा है।
लेकिन उस समय में कोई वो नहीं हो पाया था। इससे पहले मनोज सिन्हा जी भी 2 बार जब सांसद थे, तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने सांसद निधि का पूरा ईमानदारी के साथ जो है क्षेत्र की जनता को कहीं न कहीं दे करके और अपने व्यक्तित्व को उसी समय परिभाषित कर दिया था। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उनको एक अवसर मिला, जब वो मंत्रालय में गए, तो उन्हें एक बड़ी संभावनाएँ गाजीपुर के लोगों के साथ दिखी और उन्होंने पूरा उसका उपयोग करके और पूरे पूर्वांचल को मतलब जो कहीं न कहीं विकसित करने का काम किया था। वही बात जो मैं अभी साहब से भी पूछ रहा था, मैं आपसे पूछता हूँ शशिकांत जी कि जब आप लोग ये बात कहते हैं ना वापस, कि आप लोग जब नाम लेते हैं कि मनोज सिन्हा जी थे, विकास हुआ, उसके बाद विकास अवरुद्ध हो गया, पर अब एक बात तो स्पष्ट है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो उपराज्यपाल हैं, तो क्या गारंटी मिल जाती है कि अगला जो होगा, क्योंकि जब व्यक्ति के कामों से तुलना होती है तो वो उसी क्रम में या उसी धारा में आगे चलेगा? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सेवक के रूप में उन्होंने काम किया था और भारतीय जनता पार्टी की अगर राजनीति को देखी जाए तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, 2014 से पहले यही एक देश था जहाँ रोज बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी घटनाएं कहीं भी हो जाती थी, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन 2014 के बाद मतलब कहीं हमारी सेना के हाथ बंधे हुए थे, तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी विश्वास की भावना जागी। 370-35 के साथ राष्ट्रवादिता जो मुखर हुई इस देश के अंदर, सनातन संस्कृति मजबूत हुई, तो लगा लोगों को कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधित्व जो है इस देश का कल्याण कर सकता है, इस जनपद का कल्याण कर सकता है। मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ, अब ये बात आप बता रहे हैं, पहले ये था, अभी 2014 के पहले मतलब सड़क थी ही नहीं। देखिए विकास तो हुआ है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, ठीक है ना। अब कम से कम 1 घंटे में लोग बनारस पहुंच जाते हैं, पहले 3-3 घंटा लगता था। अभी देखिए गाजीपुर में सीवर लाइन नहीं थी, ठीक है ना, सीवर लाइन का काम करीब 1-1.5 साल से चल रहा है। काम तो हो रहा है बहुत, ठीक है ना। जो काम होगा तो भाई उसको जनता पसंद करेगी बस। पर जब आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा ना 2014 से, चलिए ये सवाल यहाँ ले चलता हूँ, आप इन तमाम तर्कों से, बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत। अब एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि 2014 से काम हुआ, काम के कारण लोगों ने वोट किया। अगर काम के कारण वोट किया तो 2019 में ऐसा क्या हो गया था कि फिर वो चीज जारी नहीं रह पाई, विकास वाला जो वोट था वो नहीं हो पाया ज्यादा? नहीं, वोट बढ़ा था क्योंकि सपा बसपा गठबंधन था, इसलिए पार्टी हार गई थी। मनोज सिन्हा 4,46,000 वोट पाए थे, गठबंधन की वजह से पार्टी हार गई थी। आज गठबंधन नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी यहाँ पे। आपका नाम? अजय कुमार सिंह। अजय जी, वापस वही थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए, गाजीपुर को जब बाहर से कोई देखता है, बाहर से कोई पढ़ता है जो गाजीपुर का नहीं है, जब उसके बारे में बात करता है तो 2-3 चीजें बहुत समझ आती हैं। एक, कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा, कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ाव गाजीपुर से आया। एक, वर्चस्व की लड़ाई, कि 2 नाम ऐसे रहे या 2 खेमे ऐसे रहे जिनके बीच में वो लड़ाई ज्यादा है। और आप लोग चूंकि गाजीपुर के हैं तो समझने के लिए या हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मैं ज्यादा पूछना चाहता हूँ, क्या उन तमाम लड़ाइयों में जो सियासी लड़ाई या वर्चस्व की लड़ाई बनी, कई बार मुद्दे पीछे रह जाते हैं क्या? नहीं, उन लड़ाइयों से मनोज सिन्हा जी से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, वो शुद्ध रूप से नेता हैं केवल, बस। ये तो दूसरी गैंगवार थी जिनकी लड़ाइयाँ थी, क्योंकि उस गैंग से एक बड़ा अपराधी निकल गया, उसके घराने के लोग जीतने लगे चुनाव। इस गैंगवार से मनोज सिन्हा से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अब कुछ वही वाली तस्वीर पर वापस आता हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर में लोगों को आते देखा गया, बाहर निकलते देखा गया। वो संख्या क्या वोट में नहीं बदलेगी? इसका आधार आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जब आप लोग कहते हैं कि नहीं भाजपा जीतेगी, वो भी एक संख्या थी, वो भी एक गिनती दिखाई दी। और जब आप समाजवादी पार्टी के प्रचार को देखेंगे तो ये भी कहते हैं कि देखिए हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो फैसला भी इस बार हो जाएगा। वो भीड़ जो थी वो गाजीपुर की भीड़ नहीं थी, वो सिवान से आई हुई भीड़ थी, बलिया से आई हुई भीड़ थी, मोहम्मदाबाद मऊ से आई हुई भीड़ थी। तो वो जो मोहम्मदाबाद है वो बलिया विधान लोकसभा में पड़ता है, तो उससे गाजीपुर से बहुत कुछ लेना देना नहीं, उस भीड़ से। वो गाजीपुर की भीड़ नहीं थी। साहब आप पर आता हूँ, थोड़ा सा वही समझना चाहूंगा, थोड़ा सा ये समझता हूँ कि इस बार गाजीपुर का चुनाव क्या मुद्दों पर हो रहा है, और अगर हाँ तो मुद्दे हैं क्या? मतलब विकास 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 तो सबने बोला, और कौन सी ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो आपको लगता है कि चुनावों में वोट का आधार बन रहा है यहाँ के मतदाता के लिए? विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि आज़ादी के 70 साल बाद गाजीपुर में जो 14 से 19 के बीच में विकास हुआ है, यहाँ विकास के मामले में अब हम लोगों के होश में तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन वो विकास का जो पंख गाजीपुर को लगा वो 14 से 19 के बीच में लगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हुए।
मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में उनको मंत्री बनाया गया, यहाँ तमाम विकास हुए, तो उसका ये मजा जिला चख चुका है, इसलिए उसको एक वही मेन मुद्दा है। और हकीकत में मान लीजिए कहा जाए तो विकास के साथ साथ जातिगत मुद्दे भी होते हैं, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। अब यहाँ संगीता बलवंत जी राज्यसभा है, यहाँ मंत्री बनाई गई, विधायक थी, तो बिंद समाज हो, चौहान समाज हो, कुशवाहा समाज हो, मतलब पिछड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के बाद, मैं इसे कह लूं कि कल्याण सिंह के बाद बीच में ये गैप हो गया था। कल्याण सिंह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में मतलब बैकवर्ड जात बहुत भारी तादाद में जुड़े हैं, अब सक्रिय रूप से जुड़े हैं। लोग कहते थे कि ये शहरों की पार्टी है भाजपा, लेकिन अब आप जाइए ग्रामीण अंचलों में भी आपको उसके कई कारण हो सकते हैं, सखी समूह तमाम। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी जो मोदी जी कहते हैं उसको सड़क पे उतार दिया। ग्रामीण महिलाएं बोलने लगी, अपने अधिकार को समझने लगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। अगर आप साइलेंट कर लें, आपकी बात अधूरी है। तो ये महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने बोलना सिखा दिया, वो अपने अधिकार के प्रति सचेष्ट हो गई। आज जाइए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बाहर निकल के सखी समूह, कौन कौन समूह बनाए हुए हैं, वो उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। लोकतंत्र के मायने समझने लगी हैं कि हम वोट देंगे तो इसका मतलब क्या है। नहीं, पहले तो घर के जो गार्जियन थे, कोई सपाई है कोई बसपाई है, ले जाके बोल देता है। अब वो ऐसा नहीं है। अब हमको कल कोई बता रहा था कि अब घरों में आदमी बोलता है कि यहाँ वोट डालना, और बाद में उसको धोखा ही मिलता है कि वो भले ही कहीं बोल ले, औरत अपने हिसाब से वोट डालने लगी हैं, बोलने लगी हैं, अपने अधिकार को समझने लगी हैं। तो आधी आबादी उन्हीं की है। अब वो जागरूक हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी, सीधे सीधे मैं मोदी जी को कहूंगा कि उन्होंने ये महिलाओं के अंदर जागृत पैदा की है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपका नाम साहब? ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश जी, जैसे आपने कहा ना अपने जवाब में, दो चीजें तो बहुत सही है कि महिलाओं के वोट की बात हो या मुद्दों की बात हो, लेकिन जैसे आपने कहा कि जातिगत समीकरण के हिसाब से, चलिए उस पर अगर थोड़ा बात करूं। समाजवादी पार्टी के प्रचार का अपना विषय है। उनका ये कहना है कि एक MY समीकरण, जिसका नारा हम बिहार में ज्यादा सुनते हैं, वो यहाँ पर गाजीपुर लोकसभा में बड़ा प्रभावी हो जाता है, उनके मुफीद हो जाता है। और दूसरा, कई लोग ये कहते हैं कि BSP की जो भूमिका है उससे आप लोगों को नुकसान ज्यादा है, क्योंकि उस पूरे समीकरण में BSP एक ऐसे वर्ग पर फोकस कर रही है जातिगत आधार पर, जहां से भारतीय जनता पार्टी को शायद नुकसान हो सकता है। क्या आपको जमीन पर, क्योंकि आप इतनी जानकारी रखते हैं, तमाम समाज में वर्गों के बीच में रहते हैं, क्या आपको वो चीजें सही नजर आती है जो कही जाती है? नहीं, देखिए, नेता जो होता है नैरेटिव गढ़ता है, ये वातावरण तैयार कर लेता है, लेकिन अंदर जो लोग समझदार है, इधर मान लीजिए 19% OBC दलित समाज को आरक्षण मिला, लेकिन उसमें जो 4% है जाटो, पश्चिम में जाटो, यहाँ उनको चमार कहा जाता है, उसका तमाम लाभ तो वही लिए। उसमें कौन कौन जातियां हैं? धोबी, मुसहर, पासी, तमाम जातियों को जोड़ के है, लेकिन उसका लाभ कौन लेता था? केवल 4%। तो ये जातियां धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने इसको कवर कर लिया है। कहने के लिए तो जरूर है कि 4 लाख वोट है, लेकिन 4 लाख में देखना होगा कि कितने चमार हैं, कितने धोबी हैं, कितने पासी हैं। और उसी तरह OBC में आरक्षण का लाभ कौन लेता था? केवल 4-5% जो यादव हैं, बकिया लोग कहाँ? इसीलिए ये लोग धीरे धीरे मुलायम सिंह के मृत्यु के बाद ये लोग धीरे धीरे छटक गए। और छटक के ये भारतीय जनता पार्टी के इसलिए कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसमें कोई नहीं कह सकता है कि किसी जाति विशेष को ही मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जो भी योजनाएं हैं, किसान निधि, सबको पर्याप्त मात्रा में एकदम बिना भेदभाव के मिलता है। तो उसको लगने लगा कि हमारे साथ तो छल किया गया, आरक्षण के नाम पे हमको बेवकूफ बना के कौन लोग लेते हैं।
अब जैसे ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही लाभ, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा बैकवर्ड ओबीसी के लोगों को लाभ मिलता है। यहाँ तक कि मुस्लिमों को इसी महुआ बाग में आप 19-20 परिवार में गिना दूंगा जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, ये लोग पसमादा समाज के हैं। तो कागज में तो हम गिन लिए कि इतना वोट है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो कहते हैं कि एटीएम में चोरी हो गई। अरे चोरी कैसे हो गई? एटीएम नहीं, ईवीएम में, हाँ ये नहीं, ईवीएम में गेम कर दिए भाजपा के लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो गिन रहे हैं कि हमारी ऐसे नहीं अब चलेगा। अब राजनीति में जवाबदेही तय करना पड़ेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, सबको अपना सहूलियत चाहिए, विकास चाहिए। ओम प्रकाश जी ने ये भी समझा दिया कि ईवीएम में चोरी अगर होती है तो कैसे होती है। हाँ, इधर आ जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका तो नहीं है अपना चेहरा बदलने का, लेकिन सुबह सुबह, और आपसे तो जो हम कह ही रहे हैं कि अब सबके हाथ में चाय आते जाएगी तो वैसे ही झूठ नहीं बोल पाएगा। क्या है गाजीपुर में, क्या होने वाला है? गाजीपुर में देखिए, हम लोग विकास को ही देखते हैं। हम लोग का कारण, क्योंकि हम तो कर्मकांड भी कराते हैं। हम जात पात पूछे ही नहीं, कोई हरि के भजे सो हरि को हुई। जो भगवान को, ईश्वर को भजता है, चाहे कोई अदर कास्ट हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, हम सबके यहाँ जाते हैं। सब लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं। जिस राम का नाम लेकर हम लोग मोक्ष हो जाते हैं, बैकुंठ को चले जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर के, उस राम का और बाबा विश्वनाथ का मंदिर का इतना बड़ा विस्तार हुआ, वो स्थान बना। हमारे नारायण, हमारे महादेव अपने स्थान में विराजमान हैं। धर्म रक्षा गोमया, धर्म का रक्षा जो करता है उसका कोई बाल बाका करने वाला है नहीं। सारे विपक्ष लपट करके हुमच कर रह जाएंगे, मगर जो धर्म का स्थापना किया है उसका कोई बाल बाका नहीं करेगा। क्योंकि उस जमाने में भगवान राम को लोग गाली देते थे। कौन देता था? रावण। कल कृष्ण के जमाने में कंस देता था। इस जमाने में मोदी जी हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, 1000 गाली लोगों को दे रहे हैं, 1000 विपक्ष उनके पीछे लपटे हुए हैं, लपट करके कुछ भी कर लेंगे। गाध तनय चिंता मन व्यापी, राजा गाध का यहाँ राजधानी है। इस नगरी में आपका हम लोग स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आप समृद्धिवान, धनवान, पुत्रवान आप हो, क्योंकि राजा गाध विश्वामित्र, क्योंकि राक्षस इतना अनेक कर दिए थे, उन राक्षसों का संहार करने के लिए और अयोध्या का नाम रोशन करने के लिए विश्वामित्र जी गए कहाँ? राजा दशरथ के पास, और वहां से राम को लाए। ला करके जनकपुर कहाँ कहाँ गए, राक्षसों का संहार, ताड़ुका का, स्वभाव का, सबका उन्होंने, गौतम नारी अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। उस राम का मंदिर इतना सुंदर बन के तैयार हो गया। अब ऐसे नारायण को हम कैसे अपमानित करें? अपने नारायण का, अपने भगवान का मैं अपमान करूं, ये हम लोग के लिए पाप के हम लोग भागी बनेंगे। जो मोदी का, जोगी का जो विरोध करते हैं, ये लोग जानते हैं, कोई भी हो, मैं ब्राह्मण तो सबका हूँ। हम हरिजन के भी जाते हैं खाने के लिए, हम डोम के भी जाते हैं खाने के लिए, वह भी हमारा सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। उनके कोई मरनी यानी सुख दुख होता है, मैं जाता हूँ। ये नहीं कि हमारे निगाह में कोई ऊंचा कोई नीचा है। कहा तो सकल पदार्थ यही जग माही, तो कर्म ही न नर पावत नाही। सब कुछ यही है, मरने के बाद सत्य जाता है, धर्म और कर्म। तो हम कर्म ऐसा कर चलें क्योंकि भगवान के सामने मैं सीना तान करके मैं खड़ा हो सकूं, वहां लज्जित होकर के न जाऊं, क्योंकि जो भगवान का करता है उस भगवान को भजते हैं। हम पार्टी पे अपने, ये लोग कहते हैं सनातन, जैसे कि संविधान खतरे में है। संविधान क्या है? मनी टॉक्स मनी प्रिंस, टके हरता टके करता टके मोक्षम प्रयायते, बिन टके टक टकायते, टका ही रूपम सर्व पूज्यन्ते। इन लोगों की धन, यश, कीर्ति, संपदा जो अवैध रूप से जनता का खून चूस करके जो पैसा ये लोग कमाए हैं, वो पैसा, इन लोग का संपदा, इन लोग का वैभव जाने वाला है। इस नाते ये लोग चिल्ला कर कह रहे संनातन था, जैसे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इन लोगों की खानदान खतरे में है, इन लोगों के आद औलाद, इन लोगों को बेटा बेटी इन लोग के खतरे में है। क्योंकि जो भी लोग हुए हैं, जितने उच्च स्तर के पार्टी हैं, ये लोग कहिया के जमींदार थे।
कहाँ से लोग का बाप दादा धन दौलत छोड़ के गए थे? ये कहाँ से आया पैसा? ये जनता का खून जो पैसा लोग चूसे हैं। आज उस पैसे को निकालने के लिए मोदी जी खड़े हैं, एकदम पंजा ले करके दबोर के खींच लेंगे, और खींच करके गरीबों में दुखियों में ये पैसा वितरित करेंगे और धर्म का रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या नाम हुआ आपका? पंडित लव कुमार त्रिवेदी उर्फ बड़े महाराज। बड़े महाराज जी ने जो कहा है आप सुन रहे थे, तमाम बातों से तमाम तर्कों से सहमत हैं, और वापस वही बात आ जाती है कि क्या गाजीपुर के चुनाव में, जैसे हम अब तक सुनते हैं, ज्यादा बड़े मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं बजाय स्थानीय मुद्दों के? क्या ये भी एक सच्चाई है? सबसे पहले तो लौरी काशी में, जो कि काशी की छोटी बहन है, उसमें आपका बहुत स्वागत करते हैं, और मतदान भी हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं, राष्ट्र हित में, देश के विकास के हित में मतदान करने के लिए घरों से तुरंत फटाफट निकले। और रहा आपका सवाल, तो यहाँ लोकल मुद्दे भी हैं और राष्ट्र हित के मुद्दे भी हैं। अभी आप ही बहन देखे हैं, जाहिर सी बात है 4 लेन से ही आ पाए हैं, और गड्ढे तलाशने की कोशिश की होगी लेकिन मिली नहीं होगी, क्योंकि गड्ढे बचे नहीं है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, नोएडा तक, सूरजपुर तक कहीं गड्ढे नहीं मिलते हैं। तो ये 2014 से लेकर के 2024 तक का विकास है। गाजीपुर में भी विकास अनवरत इतना है कि अगर गिनती करने लगेंगे तो शायद 5-6 बज जाएगा, यहाँ पे आपका सारे कार्यक्रम ध्वस्त हो जाएंगे। तो विकास की एकदम गाथा लिखी गई है। और छोटी सी बात कह के कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही तो फल चाका। 5 साल 2019 से 2024 तक यहाँ के सांसद, जो पहले बसपा में हुआ करता था, अभी भी उसने बसपा को छोड़ा नहीं है और सपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। उसके कर्म ऐसे हैं कि हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप हम जीत रहे हैं, और शायद वो 2 लाख भी वोट पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 5 साल में गाजीपुर के लोग तरसते रहे कि हमारा सांसद कहाँ है, उसका चेहरा ही कोई नहीं देख पाया। और यहाँ के लोग बसपा सपा समर्थक पूछ रहे हैं कि कौन हमारा भाजपा का प्रत्याशी कौन है नया। अरे भैया, 4 बार विधायक तुम थे, 2 बार सांसद तुम थे, यहाँ के प्रतिनिधि तुम थे, चेहरा तुम दिखाओगे ना कि जो हमारा प्रत्याशी है 47 साल से समाज सेवा करता आया, और ऐसा समाज सेवी जो फोटो सेशन में विश्वास नहीं रखता है, कभी फोटो नहीं खिंचाता है, लेकिन समाज सेवा अनवरत करता आया। उसके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं IAS हैं, कहीं PCS हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं। ऐसा हमारा प्रत्याशी है। अब विकास की गौरव गाथा लिखने के लिए एक बार फिर से गाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, और वो हमारा प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके मोदी जी के माला में, 400 की माला में एक बड़ी माला बन के जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी ने जो कहा है वो दिल्ली के एक नरेंद्र को लाने के लिए गाजीपुर के एक नरेंद्र इशारा करते नजर आ रहे हैं। मैं आपके गाजीपुर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आए, निश्चित तौर पे पब्लिक को भी फायदा होगा, क्योंकि एक मौलिक बात आपने रखी है यहाँ पे, धूम धड़ाके से अलग होकर के चिंतन। अब हम आते हैं, अब आपका जो प्रश्न है, अगर आप प्रश्न दोहरा दे तो मैं उस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न मेरा ये है कि गाजीपुर के अपने मुद्दे क्या हैं, जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है, और जनता का मूड किस आधार पर, मुद्दों पर? क्योंकि हम जितना गाजीपुर घूमे, हमको 2-3 चीजें दिख रही हैं। एक, गाजीपुर का चुनाव ध्रुवीकरण पर होता दिखता है, कम से कम नेताओं के प्रचार में इस बात का जिक्र आता है कि सामने वाले प्रत्याशी का हर कोई पूरा नाम लेके बताता है कि वो किस बिरादरी से, हम किस बिरादरी से हैं। एक पुरानी रवायत चली आ रही है गाजीपुर में, उसका खूब हवाला दिया जाता है। आपराधिक इतिहास से लेकर बिना आपराधिक इतिहास, एक छवि का चुनाव भी दिखाई देता है। तो ये ध्रुवीकरण का चुनाव है, छवि का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, या देश के मुद्दों का चुनाव है? आपको क्या ज्यादा नजर आता है? देखिए, गाजीपुर अपने आप में, जैसा आपने बताया कि विश्वामित्र की धरती है, हमेशा उसने सत्य के लिए ब्रह्मांड के खिलाफ जाकर के अलग एक सृष्टि का रचना, विश्वामित्र का जो इतिहास रहा है, गाजीपुर उस इतिहास को, हमेशा उस गौरवशाली इतिहास को दोहराता रहा। लेकिन विगत 40 वर्षों से यहाँ 2 मठाधीश परिवार हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश हैं, उनके बिना यहाँ कोई, अगर वो MP हैं, अगर आप किसी पार्टी में और आप भाजपा में आना चाहते हैं तो आगे सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते। एक मठाधीश तो अंसारी परिवार है। ये 40 वर्षों से इस गाजीपुर को पूरी तरीके से दबोच के रखे हुए हैं। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विकास की जो मौलिक परिभाषा होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिसको पूरी दुनिया में, चाहे कैपिटलिस्टिक देश हो, चाहे पूंजीवादी देश हो, चाहे साम्यवादी देश हो, उस मौलिक परिभाषा को मानते हैं। आपने सड़क, मैं कहता हूँ गाजीपुर में 5 स्टार होटल बना दीजिए, विकास हो जाएगा। वो उसमें सारे लोग जा सकते हैं। 5 स्टार होटल में किसी की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन वही जाएगा जिसकी पॉकेट अलाउ करेंगे। अब बनारस से गाजीपुर आएंगे, 120 रुपए टोल टैक्स दे देंगे। जो गाजीपुर से 10 किलोमीटर आ जाएंगे, बीरनो जाएंगे, फिर 120 रुपए टोल टैक्स दे देंगे। तो आप एक गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे सेस देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, तो ये विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब यहाँ नंदगंज की चीनी मिल थी,
जो 40 वर्षों से बंद है। किसी ने उस पर कोई बात नहीं उठाई। बड़ौदा की कटाई मिल थी, योगी जी जब पहली बार सरकार बनी थी 17 में, 18 या 19 में उन्होंने बजट में सैंक्शन किया था 100 करोड़ रुपया, आज तक पता नहीं चला। हजारों लोग उससे प्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार पाते थे और कम से कम लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से, किसान परिवार और भी वो आज तक कोई बात नहीं हुई। यहाँ 1820 में अफीम फैक्ट्री बनी, मतलब अंग्रेजों ने बना के गया, मतलब गाजीपुर के विकास में अंग्रेजों का योगदान था, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति थी, इसकी ऐतिहासिक दृष्टि को देख करके उन्होंने इस बात को, लेकिन नीमच में फैक्ट्री बनी, आज यहाँ का प्रोडक्शन भी खत्म हो गया है, शून्य के कगार पे है। यहाँ के निजी जो व्यक्तिगत मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। तो गाजीपुर रोजगार के लिए तरस रहा है। गाजीपुर में एक बढ़िया विश्वविद्यालय की मांग चल रही है विगत 30 साल से। गाजीपुर में आप ये जानते होंगे, तमाम प्रिंट मीडिया के अखबारों को मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा में नामांकन गाजीपुर का है। उसके बावजूद यहाँ 250-300 महाविद्यालय है, मतलब जितने भी क्राइटेरिया है विश्वविद्यालय के, उसको क्राइटेरिया को गाजीपुर पूरा करता है। ये गाजीपुर में आज तक एक उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय तक नहीं बन पाया। तो अब नहीं, अब आप बोल रहे थे तो मैं लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए, बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, इन्होंने कहा कि अपनी फैक्ट्री के सामने आप बोल रहे थे। देखिए अब यार ये इन्होंने कहा है कि नंदगंज की चीनी मिल बंद की गई, बड़ौरा कताई मिल बंद किया गया, तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है संयुक्त रूप से, मैं वापस आपको एक बात बताऊं, मैं गाजीपुर पहली बार आया हूँ, मुझे चेहरे से नहीं पता कौन भाजपा कौन कांग्रेस, ना किसी ने पट्टिका डाली है, तो ये आरोप मत लगाइए। मैं गाजीपुर जीवन में पहली बार आया हूँ, मैं तो लोगों से नाम पूछ रहा हूँ, आप ये कैसे मानेंगे, मैं कैसे मान लूं, या आपको कैसे पता कि मुझे ये पता कौन किसका है। आपके सामने में आया, जो आप दूसरी बात बोले वो गलत है, ठीक है, मैं वापस कह रहा हूँ। सीरियल उन्होंने इशारा किया, मैं उनके पास आ गया, मुझे लगा कुछ लोग ना चर्चा में सुनने को रहते हैं, अभी खड़े हो जाऊंगा कहीं चले जाएंगे। तो जो आप बोलना चाह रहे हैं, जब तक आप इशारा नहीं करेंगे मुझे कैसे पता आप बोलना चाह रहे हैं। मैं अभी बोलता हूँ, अभी माइक लेके चले जाऊं, आधे पलट जाएंगे, और ये रोज होता है। सर पूरा कमेंट हमारा ले लीजिए। बहुत झूठ बोले। अब यहाँ पे दोनों जो मठाधीश हैं उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। एक बीएचयू छात्र संघ के पूर्व महामंत्री, लॉ से डॉक्टरेट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह, जिसका इतिहास रहा 30-40 अन्ना आंदोलन में रहे। इस पर एक सवाल है, क्योंकि मैं कल उनसे मिला और मैं कई लोगों से जब गाजीपुर में मिल रहा हूँ, जब आप बोलते हैं कि 2 लोगों के खिलाफ बसपा है, क्या वर्तमान सांसद बसपा में नहीं थे? क्या बसपा को नहीं पता था कि ये जो घराने का तर्क अब आता है 5 साल पहले नहीं था? क्या ये तमाम घराना 5 ही साल में बना है? क्या बसपा का इसके पास कोई जवाब नहीं हो? बसपा जिसे ये अपने आप को दलितों का मसीहा कहते थे, जो वर्तमान में सपा से चुनाव निर्वाचित हो रहे हैं। पहले भी उनका इतिहास रहा, सपा में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में नहीं जा पाते। अगर मौका मिले, अगर भाजपा उनको बुलाए तो वहां भी चले जाएंगे। ये कोई परहेज नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा विरोधी है, इसलिए उनकी राजनीति अल्पसंख्यक पे धर्म आधारित है, इसलिए वो नहीं जाते। और 2019 में सुनिए, जो एक परसेप्शन है आपका, कहने से अल्पसंख्यक आपको नहीं मान लेगा। 2019 में ये बसपा में जाके गिड़गिड़ा रहे थे, बहन जी ने कहा ठीक है, मैंने कहा गरीबों, तो बहन जी ने एक प्रयास किया, भाई एक राजनीतिक इतिहास इनका भी रहा है, क्योंकि एक प्रत्याशी के तौर पर। और 2019 में जब से ये चुनाव जीते हैं, बसपा से इनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा। ये सिर्फ वही मसीहागिरी, फर्जी मसीहागिरी करते रहे। और एक इन्होंने यूटोपिया अपना इन्होंने बना लिया है एक पूरे सोसाइटी में, कि हम रॉबिन हुड हैं, हम अमीरों से छीनते हैं, गरीबों को देते हैं, और ये सारी चीजें टूटने जा रही है। सवाल वही है ना कि अगर जो पार्टी जो कार्डर बेस्ड है उसके पास वो फीडबैक सिस्टम तो होता है। आपको 1 साल में समझ नहीं आया कि आपका सांसद काम नहीं कर रहा है, आपको 2 साल में समझ नहीं आया कि आपका सांसद काम नहीं कर रहा है, पार्टी ने वो कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? अगर आप बाकियों से अलग होने की तर्क रखते हैं। बिल्कुल, पार्टी से इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। पार्टी ने इनको ये मान चुकी थी, चूंकि इनका इतिहास ही बड़ा संक्रमित है, तो इस बात को मान चुकी थी कि ऐसे ही लोग हैं। गलतियां हो गई थी, गलतियां मैं कह रहा हूं, हो गई थी, और वही भावुकता में, चूंकि बहन मायावती जी नारी हृदय है, कोमल हृदय है, एक बार वात्सल्य होता है, एक बार उनको लगा कि चलिए भाई इनको मौका दिया जाए। जिस तरीके से अपने आप को कुचतिया मान रहे हैं भारतीय राजनीति में कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो एक उन्होंने प्रयास किया था कि अल्पसंख्यक को, दलित को, उनका एक गठबंधन बना करके एक उनका बहुमत दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये, और डॉक्टर उमेश सिंह एक बेहतर प्रत्याशी के तौर पर आए, विकल्प के तौर पर जनता उनको चुनने जा रही है। अपने अपने से का प्रचार, हाँ वहां जी पूछिए सर। मैं तो पूछने ही जा रहा था, लेकिन जब बीच में कोई बिना सवाल बुला लेता है तो मुझे लगता है बिना सवाल के ही माइक आगे कर दिया जाए। हाँ, अपने हिस्से का बोलना जरूरी होता है, अगर तो पहले वो बोल लिया जाए। नहीं, आप पूछ रहे थे तो पूछे, मुद्दे बताना हो सर। मुद्दे आज जनपद गाजीपुर से ही लेके पूरे भारतवर्ष के है। रोजगार के मुद्दे हैं, ठीक है, महंगाई के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे हैं। आज महंगाई चरमोत्कर्ष पे है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे थे कि हम जो है भारत के प्रत्येक नागरिकों को खुशहाल करेंगे
और विदेशों से जो काला धन है उसको ला के प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो अब तक कहाँ है? महंगाई जो है, आप कह रहे थे कि महंगा, वो ऐसा प्रधानमंत्री हो जो अगर देश की महंगाई बढ़ती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक उसका कर्तव्य है कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। रह गई बात कि जहां तक विकास की बात है, तो बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार जो सरकार बनी उसमें लॉ एंड ऑर्डर कैसा था ये आपसे बेहतर हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्राइम रेट 0 हो गया था। महिलाएं जो हैं कहीं भी चले जाएं, रात को 12 बजे निकले लंका पे उतरे और पैदल चले जाएं मिस्र बाजार में, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज की स्थितियां आप देख लीजिए, तमाम वो घटनाएं हैं मणिपुर से लेकर तमाम दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो है मूंछों को काटा जा रहा है, उनको जो है घोड़ियों से उतारा जा रहा है, उनको नंगा करके पीटा जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां दलितों की संख्या 25% से ऊपर है, उनको नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा दे दें। और जहां तक बहन कुमारी मायावती जी की बात है, जैसा कि हमारे जो है ओम प्रकाश तिवारी जी ने बताया कि यहाँ 15 जो है प्रधानमंत्री आवास मिले। आप गाजीपुर जनपद में ही चले जाइए, प्रत्येक जो है तहसीलों में 1 नहीं 2 नहीं, करीब 50 हजार जो है कांसीराम आवास बनाए गए। वो किसी एक जाति विशेष को नहीं दिए गए, वो सर्व समाज के लोगों को दिए गए, गरीब तबके को दिए गए। लेकिन यही सुन लीजिए, जब यही 2012 के बाद जब विपक्षी और 14 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहां कोई कार्य नहीं हुआ। वहां सफाई, प्लास्टर और यहां तक कि नालियों की सफाई नहीं हुआ। क्या पानी टंकी के ऊपर जो है, दोनों पानी टंकी के ऊपर आप चले जाइएगा तो केवल एक रंगाई हुई और उसपे केवल जो है भाजपा के जो है चेयरमैन का नाम। कहां विकास हुआ? विकास होता तो पूरे विश्व को जो है देशों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक विकसित और विकासशील। और हम विकासशील की श्रेणी से भी अब बाहर आ गए हैं, हम भिखमंगों की श्रेणी में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगा रखे हैं, कुछ नहीं दिखेगा। टीना का चश्मा नहीं लगाए हैं, जो लगाए हैं उसकी बात करिए। सब झूठ बोला लगा। सबसे पहले इसने बताया मोश काटी जा रही है, डकैती हो रही, छिनैती हो रही है। ये माफिया जो सांसद अभी चुनाव लड़ रहा है ना, ये बसपा बहन जी का ही प्रोडक्ट है, सुश्री बहन मायावती जी का ही प्रोडक्ट है। मुख्तार अंसारी सुश्री बहन मायावती जी का प्रोडक्ट था। जितने माफिया हुआ करते थे, जो या तो बुलडोजर नीचे चले गए या तो ऊपर चले गए या जेल के अंदर चलाइए ना, सब बहन मायावती जी के प्रोडक्ट थे। असल बात पे नहीं आते हैं। और रही बात, जितना काम किया इस मोदी सरकार, योगी सरकार ने, शायद इनको 50 साल का कार्यकाल दे दिया ना। 70 साल क्या किया इस हमने? 26 लोगों ने पूरे गाजीपुर ने, पूरे यूपी ने, पूरे देश का भाग्य बदल दिया। सब कुछ अब देखते हुए 26 जन कल्याणकारी योजना चली और केवल चमारों को नहीं मिला, उसमें ब्राह्मण को भी मिला, क्षत्रिय को भी मिला, मुस्लिम समाज को भी मिला, वो सारे गरीब तबके के लोग। मैं वापस उस सवाल पर आता हूँ जो मैंने इनसे भी पूछा था। वो तो मौजूद हो जाता है ना कि जब आप बात करते हैं कि सब असफल रहे, तो उसमें पिछले 5 साल आपकी पार्टी के भी होते हैं। वो असफलता को भी अगर कोई ओन करेगा कि नहीं करेगा, कि राजनीति सिर्फ इतनी है कि जो आज मेरे टिकट पर है वही अच्छा है और जो मेरे टिकट पर नहीं वो बुरा है। तो हम कहाँ कर रहे हैं कि टिकट पे जो हमारे टिकट पे जो लड़ रहे हैं डॉक्टर उमेश सिंह, उससे मैं आप सवाल नहीं सुने, मैंने वापस 2019 पर आपको ले जा रहा हूं। मैं बोला कि राजनीति सिर्फ इतनी होती है कि आज जो टिकट पर लड़ रहा है वो अच्छा है और जो पिछली बार हमारे टिकट पर लड़ गया उसकी नाकामियों का कोई जिम्मेदार नहीं। सुनिए, बता दे रहे हैं, 2019 में भी जनता का अपार समर्थन था बहुजन समाज पार्टी के, और बहुजन समाज पार्टी ने 1.5 लाख से ऊपर से मतों से गाजीपुर में पता की थी। आप जिनकी तारीफ कर रहे थे वही व्यक्ति आज बुरा कैसे हो जाता है? लेकिन जनपद गाजीपुर से जीता बसपा, सरकार बनी केंद्र में भाजपा की, तो कैसे विकास करेंगे? फिर सरकार बनेगी भाजपा की, कैसे सरकार बनेगी? अब एक बार आप किसी को मूर्ख एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं मूर्ख बनाएंगे, बार बार मूर्ख नहीं बनाएंगे कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, बार बार मूर्ख नहीं देंगे कि हम जो है इसी भाजपा के गवर्नमेंट में जो है वहां पे जो है पुलवामा में हमला हुआ, 300 वहां राजनीतिक मारे गए। अभी तक वो RDX 370 किलो कहाँ है ना पता लगा? कौन CBI ED सारे आपके पास है, पता लगाना चाहिए। आपके हिसाब से जो तर्क आप दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी तर्क दे सकती है कि हमारा उम्मीदवार तो अच्छा है, सरकार नहीं बनी इसलिए काम नहीं हुआ। ये तर्क आपने भी दिया। उम्मीदवार उसके लिए तो समाजवादी पार्टी के आपके कार्यकर्ता से पूछना चाहिए। हाँ, पूरे दिन पूछूंगा जी। बहुत देर आप देखे और हमको लगा जहां कोलाहल ज्यादा हो वहां से पीठ दिखा देनी चाहिए, तो वही किया जा रहा है। क्या नाम हुआ साहब? रास बिहारी राय। रास बिहारी जी, अब इतने शोर के बीच में बड़े आराम से बता दीजिए गाजीपुर का अपना मुद्दा क्या है, और गाजीपुर में असल लड़ाई है मुद्दों की भी है या बाकी चीजों की ज्यादा है? ये जो ध्वनि तेज हुई मुद्दों पर नहीं हुई, नामों पर तेज हो गई। देखिए, गाजीपुर का जो चुनाव है मुख्य रूप से विकास के ऊपर है,
और विकास इसलिए है, जैसा अभी हमारे सभी भाई हैं, सभी छोटे हैं, अपने छोटे भाई हैं, ठीक है, जिस दल की राजनीति करते हैं उस हिसाब से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश की आज़ादी के बाद अगर गाजीपुर को देखा जाए तो गाजीपुर का नाम हमेशा पिछड़े जनपदों में आता था, और गाजीपुर की जनता अगर विकास का स्वाद चखी तो 2014 के बाद ही चखी। 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे माननीय मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी चुनाव जीतने के बाद केंद्र में वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद कोई ऐसा शनिवार या रविवार नहीं था कि वो अपने जनपद में न आते हों, कोई ऐसा शनिवार रविवार नहीं था कि वो अपने क्षेत्र में भ्रमण न करते हों, और कोई ऐसा शनिवार रविवार नहीं था जब जनता ये खोजती थी। एक बार हमको याद है कि एक बार वो शनिवार को नहीं आए तो जनता ये कही कि वो आते तो कुछ घोषणा करते, मतलब हर शनिवार जब आता था तो शुक्रवार को ही जनता इस उम्मीद में लग जाती थी कि अब शनिवार है, कल वो आएंगे तो जरूर गाजीपुर के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएंगे। इस तरह का भाव जनता के बीच पैदा हो गया था। और आपको बता दें, किसी भी जनपद के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। अगर जनपद की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आप विकास कहां से होगा। उस कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस लोकसभा से एक बहुत पुराने पहले सांसद हुआ करते थे विश्वनाथ गहमरी जी, जिन्होंने गरीबी को रोया था संसद में। उसके बाद पटेल आयोग का एक कमीशन बना था, वो 62 का बना। ये 2014 तक सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग गाजीपुर में धरातल पर नहीं उतार पाए। ये उतरा तब जब यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोज सिन्हा जी हुए। तो आप देख सकते हैं कि गंगा पर रेल कम रोड जो ओवरब्रिज बन रहा है, ये 2014 के बाद बना है। आप जब जवाब देते हैं, और ये तमाम लोगों से जब मैं बात करता हूँ, हर कोई मनोज सिन्हा नाम खूब लेता है, फिर हमको लगता है कि जब मनोज सिन्हा नहीं लड़ रहे तो वही क्रम जारी रहेगा, उसकी गारंटी कहाँ दिखाई देती है? अब आपको बताते हैं। देखिए, जैसा प्रत्याशी की बात है, जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका आकलन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा अभी आप लोगों ने बताया, अभी एक भाई ने बताया कि 2 मठाधीश जो है यहाँ है और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारा चुनाव चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये प्रयोग किया। किसी ने सोचा था क्या कि मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे? किसी ने कभी उम्मीद किया था? भारतीय जनता पार्टी ने यह करके दिखाया कि हम हमेशा जो कार्य करता है, जो काम करता है, जो समाज के बीच में रहता है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाता है। और इसका आकलन करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ाया है। आपको बता दें, यही कोरोना काल जो महामारी का समय था, जिस महामारी में अपने सगे रिश्तेदार अगर कोरोना हो जाता था तो उससे दूरी बना लेते थे। लेकिन इस जनपद का इतिहास है कि कोरोना में सबसे पहला उनका विद्यालय, जहां कोरोना के मरीज 5 गाड़ी वहां पहुंचे थे, और यहाँ सूरज यादव वहां जो थे डिप्टी कलेक्टर थे, सूरज यादव के साथ अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर, क्योंकि गांव के लोगों ने कहा कि कोरोना के मरीजों के साथ आप रहते हैं इसलिए आप गांव में मत आइए, इसलिए वो गांव में न जाकर उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। और ऐसे लोगों के साथ उसी विद्यालय में कोरोना के टाइम में उनकी सेवा करना, उनको भोजन उपलब्ध कराना, उनके सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये काम कौन किया? जो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है पारसनाथ राय। तो उनकी जो कर्मठता है उससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतता है जिसके अंदर संवेदना है, मानव के प्रति संवेदना है, समाज के प्रति संवेदना है, ऐसा व्यक्ति अगर जीतेगा तो विकास की गाथा लिखेगा। आप पर भी आ रहा हूँ जी। अब यहाँ आपका नाम? अभिनव सिंह। बताइए अभिनव, क्या बोलना चाहते? जब सबका मैं सुन रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा बोलते हैं, बुलवाने में लोग माहिर हैं, और जो लोग कह रहा है विकास नहीं दिख रहा है, यह लोग विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। आज के दौर में विपक्ष को विपक्ष के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये लोग मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं कि मनोज सिन्हा आते थे तो नई नई घोषणाएं होती थी। उत्तर प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि कैबिनेट मंत्री में अगर कोई गया तो ऐसा, एक मिनट मैं बोल लूं, आप बोलिएगा तो काउंटर कर बाद तू ना बोलता रहा। एक बात ध्यान रखला, एक बात ध्यान रखला,
काउंटर अगर हमारी आवाज दबाने का प्रयास करेंगे ना तो कोनो बाइक पे नहीं बोल पाएंगे, इतना हल्ला करवाएंगे। तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को मंत्रालय दिए मोदी जी जो सिर्फ 2 से 3 ट्रेन गाजीपुर में दिए। आप अगर रेल मंत्री की बात करते हैं तो देखिए लालू यादव का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जनपद के युवाओं का है कि रेल मंत्री होते हुए भी वह एग्जाम पूर्वांचल में नहीं करा पाए। वो कहाँ एग्जाम कराएं? उड़ीसा में कराएं, कर्नाटक में कराएं, केरल में कराएं, कलकत्ता में कराएं। अपने विभाग का पेपर अपने पूर्वांचल में नहीं करा पाए या अपने प्रदेश में नहीं करा पाए, उनको प्रदेश के बाहर कराने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि लगातार पेपर लीक होता था। पहली चीज। रही बात, अभी लोग सांसद अफजाल अंसारी के बारे में बोल रहे थे, तो पूरे पूर्वांचल में सांसद अफजाल अंसारी द्वारा अगर इतना कोई कार्य किया होगा तो मैं ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि हम राजनीति करना छोड़ देंगे अगर सांसद अफजाल अंसारी इतना कोई काम कर दिया होगा तो। काम गिनाने की बात करते हैं आप, देखिए कुसमी कला से मर्दम भटौली चौचकपुर रोड के लिए 6 किलोमीटर रोड 7 करोड़ 81 लाख रुपए दिए। बरसरा से सैतापट्टी, जमनिया से 2 बैठा, दिलदार नगर से 2 बैठा, पहलवानपुर से बुरहानपुर, जमनिया से दिलदार नगर, भदौरा से देवल से गोरसरा, रेवतीपुर पथरा से गहमर, दिलदार नगर खजूरी से अरंगी रोड, दिलदार नगर पलिया से। ये सैकड़ों काम है जो माननीय अफजाल अंसारी ने कराया और मुझे इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इतना काम हम लोग ने कराए हैं। सांसद अफजाल अंसारी इतना काम कराए कि जिसको जबान पर रखना असंभव है। वो दिन में तारे देखने के बराबर है कि मुंह पे बोल दे आदमी, मुंह पे दे दे। और रही बात, ये लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि इन लोगों को काम दिखाने के लिए, कृष्णानंद राय ने उनका घर का दरवाजा का बनाया रोड। अब भाई साहब बता रहे देवता, दिलदार नगर का हर जगह गिना दिए, उनका दरवाजा सही नहीं था। कृष्णानंद राय ने जीतने से पहले उनका दरवाजा बनाया, बीच रोड बनवाया उनके दरवाजे तक। तो मैं उस पर आ रहा हूँ कि मनोज सिन्हा जी का सिर्फ वो विकास है। अभी मैं कितना भी एक सेकंड बस बता दूं अपनी बात। मनोज सिन्हा जी का वो विकास है कि अभी मैं कितना भी गंदा दिख रहा हूँ, अभी मैं मेंस पार्लर में चला जाऊंगा तो एकदम हीरो बन के, राजा बाबू बन के आऊंगा। उसी तरह मनोज सिन्हा का विकास है। बीएसएनएल के डाक पोस्ट के मंत्री थे, जिसमें माल था उसका विकास हुआ। जिसमें माल आप तो मत बोलिए, आप तो बोलबे मत करिए। आपका रोड याद है ना? रोड याद है ना कि भूल गए? रोड याद है ना? भूल गए? रोड याद है कि नहीं? आप मत बोलिए। भ्रष्टाचार का एकदम अड्डा खोल दिए आप गाजीपुर को, आप बतियाएंगे। सुनिए, जैसे मेंस पार्लर में अभी मैं चला जाऊं और राजा बाबू बन के निकलूंगा, उसी तरह इन लोगों के नकली विकास पुरुष का हाल है कि 2 ट्रेन चला दिए, टाइल्स तोड़ के उसको नया लगा दिए क्योंकि उसमें माल मिलता है। बीएसएनएल आज में एक टीना नहीं रखा गया। बीएसएनएल के कर्मचारी परेशान है। डाक विभाग के संचार मंत्री थे विकास पुरुष, और डाक विभाग को लेने को तैयार नहीं है जनपद गाजीपुर में। हाँ, समझना और जानना चाह रहा हूँ मैं। इधर भी पूछा, पहले भी पूछा। अब आप विरोध करेंगे मनोज सिन्हा, वो नाम लेंगे, नहीं वो नाम लेंगे मनोज सिन्हा। क्या इतिहास की ही लड़ाई अभी भी गाजीपुर में हो रही है या वर्तमान की कोई लड़ाई है? अभी प्रत्याशी का आप नाम नहीं लेते, वहां पे भी वो जिक्राते हैं, वो वहीं आते हैं। तो ये क्या दो, और मैं वापस उसी निष्कर्ष पर आता हूँ कि क्या 2 चेहरों की, 2 उन्हीं की लड़ाई है? क्योंकि आपके पूरे तर्क में जो बात आई, आप किसी पार्टी पे, दल पर नहीं, आप एक व्यक्ति पर नाम लेते रहे और ये हुआ है। देखिए, रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई हमारा ना बसपा से ना भाजपा से है। लड़ाई है महंगाई से है, लड़ाई है रेवन्ना जैसे अपराधियों से, जिसके साथ मोदी जी सेल्फी लेते हैं, जो हजारों दुष्कर्म के मामले संज्ञान में आए हैं, उससे लड़ाई है। लड़ाई है पेपर लीक से, लड़ाई है इन नौजवानों को जो मांग करते हैं विश्वविद्यालय की, लड़ाई है उससे। अपराध की बात करते हैं ना, फिर एक जायज सवाल हो जाता है। आपके यहाँ से 2 लोग उम्मीदवार हैं, एक निर्दल हैं उसी परिवार से और एक पार्टी के फॉर्म पर हैं। वो शायद इसी कारण से हैं कि डर यही है कि एक अपराध के मामले में सुनवाई चल रही है और फैसला विपरीत आ गया तो कोई दूसरा लड़ सके। देखिए, यह नामांकन का प्रक्रिया होता है और उसी का ये हिस्सा है। ये प्रक्रिया इस प्रदेश की 79 अलग सीटों पर लागू नहीं हो रही है, सिर्फ 80 पर लागू हो रही है। नहीं समझता हूँ कि अपनी हम लोग रणनीति आपके सामने प्रस्तुत करें, इस कैमरा के सामने प्रस्तुत करें। हम लोग कुछ रणनीति होगी। हम ये मान लें कि जनता के सामने एक दिखावा हो रहा है कि 2 लोग जो आमने सामने खड़े हैं वो हैं एक ही तरफ।
अब आपको जो मानना है वो मानिए, निर्दल की परिभाषा राजनीति में क्या होती है? जिस तरह आप घुमाना है वो घुमाइए, हम आपके पिच पर नहीं खेल सकते हैं। बिल्कुल मत खेलिए, पर मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी के कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग बाकी 79 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देख, परिवार यही बात, चुनाव लड़ने की बात नहीं है। आप जनपद में आए तो शहीदों के नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैं जो सवाल करता हूँ उसमें क्या गलत है? नहीं, आप जनपद में आए तो शहीदों का नाम क्यों नहीं लेते? कि मैं आपकी पिच पर नहीं खेलूंगा जैसे आप मुझे बोल रहे हैं। नहीं, हम पिच क्या खिला रहे हैं? ये अगर जनपद में आए शहीदों का नाम नहीं लेंगे, आप बस माफिया का नाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं जनपद का अपमान है। किस माफिया का मैंने नाम लिया? जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे कह रहे हैं तो मुझे बता दीजिए मैंने किस माफिया का नाम? ये लोग बोले कि नकल माफिया, असल माफिया, उस बात पे मैंने आपको नहीं बोला हूँ। ये लोग बोले नकल माफिया, असल माफिया, मैं उस पर बोल रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं बेरोजगार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं? आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, आज करोड़ों का जितना नौकरी नहीं दी है उससे अधिक नौजवानों को बेरोजगार कर दिए, घर बर्बाद कर दिए। कानपुर में वो ब्राह्मण की औरत महिला थी, बुलडोजर के नाम पे उसको जिंदा जला दिया गया झोपड़ी में, कानपुर की घटना को। आप इस पर आराम से हाँ, मैं उधर सब पर रहूंगा लेकिन आराम से। हाँ, आपके साथ होंगे इसलिए आप आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ अभी बोलेंगे, पहली 2 लाइन के बाद पता चलेगा। लगाइए शर्त लगाइए, 2 लाइन में ना पता चला। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, 27 मार्च से निकला हूँ और जब कोई किसी को आगे करता है तो मुझे मालूम है वो क्या बोलने वाला होता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप मुझे पता कर लीजिए, अगर कोई कह दे कि मैं किसी दल से जुड़ा हूँ तो आप कहिएगा। और रही बात देखिए भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का कुछ पक्ष पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है। पॉजिटिव में ये है कि देखिए यहाँ एक 4 लेन बना, एक्सप्रेस वे बना, लाइट कंटिन्यू मिल रही है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। और निगेटिव पॉइंट ये महंगाई है, बेरोजगारी है। जैसे आप किसी विभाग में चले जाएंगे, उसमें क्या एक स्टाफ 3 स्टाफ का काम कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट जो है निगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट में बिजली मिल रही है, आपको 4 लेन मिल गया, एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल के लोग तो यहाँ एक्सप्रेसवे देखे ही नहीं थे, ये सब लखनऊ के आगे हम लोग को देखने को मिलता था। और समाजवादी पार्टी का देखिए क्या था। अब भाई ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, और सुनिए। और देखिए दूसरी चीज ये है कि देखिए जनता जो है स्थानीय मुद्दे पे वोट नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए स्थानीय मुद्दे पे क्या है कि तीनों जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय मुद्दे पे वोट पाने के मतलब कोई नहीं है। इसलिए उसका रीजन ये है कि तीनों प्रत्याशी में से कोई भी जो ये नहीं करता है ना कि जैसे किसी के घर जैसे दुख है सुख, मान लीजिए आप विकास ना भी करें तो कम से कम किसी के सुख दुख में जाना आना कम से कम ये तो करना चाहिए। आप साल भर में कम से कम एक बार किसी कॉलोनी में गए रहते, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में गए रहते, ठीक है। तो ऐसा देखिए तीनों प्रत्याशी, जो दोनों प्रत्याशी भाजपा और बसपा के लड़ रहे हैं, और चाहे जो समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी हैं, ये भी जो है मतलब ये नहीं किया कि 5 साल सांसद रहे तो किसी, आप भले ही मत विकास कराइए लेकिन कम से कम सुख में दुख में किसी के आप जा करके पूछिए तो सही। जनता के बीच में आप किसी गांव में मोहल्ले में आप गए रहते, ये पूछे रहते कि हाँ भाई आप लोगों को क्या दिक्कत परेशानी, भले आप विकास ना करा पाए, कम से कम जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का देखिए यही सरकार रहता था, आपको बता दें उसमें 7-8 घंटे लाइट मिलती थी, बराबर लोगों का इन्वर्टर बैटरी, यहाँ जितने लोग हैं पूछिए सबका बैटरी इन्वर्टर डिस्चार्ज होता था, बराबर इन्वर्टर बैटरी सिटी ही देती रहती थी। तो और रोड का भी उस समय आप देख लीजिए, रोड उस समय पूरा ये हालत था कि मतलब आपको 4 लेन तो छोड़ दीजिए, ये जिला स्तर की सड़कें भी नहीं सही थी। तो ये माइनस पॉइंट है। जैसे यहाँ पे लोग जो है हमारे समझ से स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे पे ही वोट कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सुजीत सिंह जी। जैसे ये कल परसों की रिपोर्ट है आपकी, अमर उजाला की रिपोर्ट है, 6 साल में रिकॉर्ड टूटा, 1,76,00,000 लोगों को मिली 2023-24 में रोजगार। ये आप ही की रिपोर्ट है, अमर उजाला की रिपोर्ट है। तो जो आप इन्होंने बात की रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी बात रोजगार के लिए बता दूं, ईपीएफओ की रिपोर्ट है, 2014 में 12 करोड़ लोग उसमें खाता खुला था ईपीएफओ में, इस समय 27 करोड़ लोगों को खाता ईपीएफओ में है, यानी कि 15 करोड़ लोगों को 2014 से लेकर 2024 में रोजगार मिला है प्रत्यक्ष रूप से। रही बात गाजीपुर में, 70 साल आजादी के हो गए, गाजीपुर को हमेशा कटा हुआ रखा गया, बाकी अन्य जिलों को विकसित किया गया, सफाई हुआ, चाहे नोएडा हुआ और यहाँ अन्य जिले हुए, लेकिन गाजीपुर को पिछड़ा रखा गया। यहाँ के लोग पलायन कर गए, यहाँ के अधिकतर लोग बंबई यहाँ दिल्ली में रहते हैं। 2014 में जब माननीय मोदी जी आए तो उन्होंने यहाँ पर 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, रेलवे का दोहरीकरण हुआ, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, स्टेशन बना और रेलवे ट्रेनिंग सेंटर बना। अभी माननीय योगी जी सरकार में यूपीडा 1300 एकड़ में जमीन एक्वायरमेंट करके
यहाँ पर इंडस्ट्री कॉरिडोर बना रही है मर्दा साइड में। रही बात इन लोगों की, जो ये लोग बात करते हैं कि हमने बहुत काम किया था, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो शिलान्यास हुआ, यहाँ उद्घाटन का बोर्ड दिखा दें, उस पर अखिलेश जी का नाम लिखा है, योगी जी का नाम लिखा है। और गाजीपुर के इतिहास में जब आप जाएंगे तो 1962 में एक बार गाजीपुर का नाम संसद में उछला, जब यहाँ के सांसद विश्वनाथ गमरी जी ने जब यहाँ गरीबी का उल्लेख किया तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए, पूरे वहाँ के सांसद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। नेहरू जी ने तुरंत पटेल आयोग का गठन किया। पटेल आयोग ने कहा कि यहाँ पर एक रेलवे कम रोड ब्रिज बनाना जरूरी है। उस रोड ब्रिज बनाने में 70 साल बीत गए। उस सपने को पूरा किया माननीय मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है, जो अभी चालू हो गया है। तो विकास की जो बातें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही की है गाजीपुर का। और जो माननीय सांसद जी की बात हो रही है, 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो कार्य हुए हैं उसका अगर 1% भी इन्होंने काम कराया होगा तो मैं इनको वोट दे दूंगा। ठीक है, मैं वहां पीछे आता हूँ और उसके बाद चर्चा को मैं अंत करूंगा। हाँ, एक पीछे यहाँ भी रह गया। हाँ नहीं, एक पीछे यहाँ भी रह गया। हाँ पूछिए, आपका पूछना तुम सबसे जो चाह रहे हैं और घूम फिर के जवाब जो आ रहा है। मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी तो राजनेताओं की ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे ऐसे बहुत आते जाते हैं, रमाकांत उमाकांत समाकांत नहीं बोल पाए लोग तो बोल दे रहा हूँ। हाँ कि ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे ऐसे बहुत आए। और जो विकास की बात कर रहे हैं लोग, विकास तो 5 सफाई कर्मचारी बहन जी ने सर्वजन को बना दिया कि हर घर में विकास हो गया। इन लोगों ने विकास कहाँ किया? इन्होंने तो उद्योगपतियों का विकास किया कि 72,000 करोड़ था उसे माफ करके 74,000 करोड़ दे दिया गया। और इनके नजर में गरीब कौन है? गौ से गौतम अडानी, री से रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब ब से बाबा रामदेव, बकिया तो हम लोगों का अमीर कार्ड है, जब भी मन करे तब भी 100 रुपया पेट्रोल, जब भी मन का, हम लोग घास है, मिडिल क्लास घास है, जब भी मन करे तब भी आटा 4 रुपया महंगा, गोड़ लग के संविधान का चीनी 4 रुपया महंगा, गैस सिलेंडर 418 रुपया, तो इस समय 936 रुपया मजबूरी में करल गया। आ लोग बतावत हुआ वोट काहे पड़त है? लोग एक बार पड़े जात हुआ, नौजवान मारे जात हुआ कि 5 पास पर अगर नौकरी मिल गए तो हमन का इंटर BA MA डिग्री है, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन जिया तो सबके नौकरी मिल जाई। ई कुल अनाज फनाज कुल देले से भिखमंगा बनैले से भारत के 80 करोड़ सबके नौकरी दे दा। भले ही से सफाई कर्मचारी 38,000 आज घर में जा था, अगर 38,000 जाई तब भी हमार लड़का साफ है जी स्कूल में पढ़ी, और नहीं तो वही गदहिया गोल में पढ़ी जहां की पढ़ लिख के वे मजदूर बनिया, वो कबो जीवन में IAS PCS। जब पढ़ाई एक हो जात, जब नौकरी का परीक्षा एक है, नौकरी का परीक्षा देवे जाई तो उहे हाई स्कूल इंटर आज लोग कहत हुआ आरक्षण फारक्षण हम छोड़ा, लेकिन लोग कहे ना हाई स्कूल इंटर, और लोग कहे ना CBSE MSc। ये बतावा कि अगर नौकरी का परीक्षा हुई तो CBSE वाला पास करी कि गदहिया वाला पास करी, आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, 1 मिनट भाई साहब, मैंने अपने लड़कों को पढ़ाया है, भाई साहब ये लोग कुछ भी कहें, इन लोगों के तो बस यही बोलना है कि टोटी चोर है और वो बोलिया चौकीदार चोर है। इन लोगन के कोनो मुद्दा उद्दा ना है भैया। अगर बहन जी के पल्ले कोनो जाने के सबूत है तो दिखा देवे, लेकिन मेरा नाम ओम प्रकाश आनंद है। आराम से मैं ना बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं, मैं भी बोला मैं बैक बेंचर्स के साथ हूँ। हाँ, खड़े थे, आगे आ गए ना। हाँ, इसीलिए। हाँ, कहाँ गए जी? भाई साहब ने कहा है अभी बेरोजगारी की बात किया है, तो आप ही बताइए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 19/1/1978। अभी तक हम भाजपा के सरकार में हमारा उम्र हुआ है फॉर्म भरने के लिए। अब बताइए, अभी नहीं उम्र हुआ है। अभी यहाँ पे कितना भाई साहब बैठे हैं, लोग पढ़े लिखे, कोई MA किया है, LLB किया है, काम किया, BCom किया है, तो सबको सब DM बने तो पहले सरकार में DM थे, अब इस समय चपरासी भी नहीं है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगार जब आबादी बढ़ेगी तो होना ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और रही पहले बात कि हमारे सरकार में भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए पसमानदा समाज बनाया। आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर बैकवर्ड नहीं हुआ, तो पहली बार ये वाइस चांसलर हमारा वहाँ जात का दुनिया बना है। और रही ट्रिपल तलाक का,
ट्रिपल तलाक में हमारी बहन बेटी माँ बाप वो एक शादी किए, तुरंत शादी किए, उनका तलाक हो जाता था बात पर। वो लड़का सऊदीया रहता है, बम्बई काम करता है, तुरंत कर दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। ये कानून बना करके हमारे बहन बेटियों की इज्जत रोका गया, माँ बाप का जो साया था उसको बरकरार रखा गया। बहुत अच्छा। और आसमान देख लिए, आसमान कार्ड है, पीएम आवास है, शौचालय है, और रोड का जाल देख ही रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। ये बातें आ गई। आपका नाम? रोड का जाल। हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। दो मुद्दों पे बात होनी है। हमारे यहाँ जो जिले में मूल समस्याएं हैं, हम लोगों की काफी दिनों से मांग है। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार। शिक्षा पे हम लोगों की मांग यही है कि यहाँ यूनिवर्सिटी एक हो। ये सरकार में भाजपा के लोग केंद्र से लेकर के राज्य तक हैं। आपको केंद्र के भी विद्यालय यहाँ हैं और राज्य के भी विद्यालय हैं। राज्य में हमने यूनिवर्सिटी की मांग की थी और केंद्रीय विश्वविद्यालय आज भी किराए पे, आप यहीं चले जाइए, लगभग 500 मीटर अधिकतम होगा, वो भी आज भी किराए पे है और बहुत कम सीटें हैं जिसमें सब बच्चे नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती सबकी। विश्वविद्यालय हो गया, शिक्षा की बात हो गई। दूसरी बात रोजगार की होती है। हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है सर, बहुत दिनों से मांग है। आ गई, आपने शायद चर्चा पूरी नहीं सुनी। मैं था नहीं, मुझे नहीं पता, मैं रिपीट ना हूँ। सुनिए, सरकार में किसी के सरकार में बंद हुई, क्या हुआ, इतिहास क्या था, अभी फिलहाल किसकी जिम्मेदारी बनती है और कौन केंद्र से लेकर के राज्य में है, किसकी जिम्मेदारी है कि उसको चालू कराए, यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराए। इस पर चर्चा लोग नहीं करेंगे। ये लोग, आप थोड़ा देर से आए, उस पर चर्चा हुई, उस पर जवाब भी लिए, सवाल भी लिए। ये होता है कई बार लेट एंट्री। हम जानकारी देते। गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा सर, गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय, बेहतर शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे 350 से अधिक महाविद्यालय हैं, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पे जय श्री राम लिख देने पे 60% से लड़के पास हो जाते हैं। अभी हाल ही का है, आपके पेपर में भी छपा था, क्योंकि आपके जौनपुर यूनिवर्सिटी का ही बात है, डिफार्मा का है, पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़िएगा। तो हम गाजीपुर के ही बता रहे, सारे महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जौनपुर से संबंध है, जानकारी होगी। यहाँ पे अभाव है। जोर से बोलोगे तो नॉलेज नहीं आ जाएगी, धीरे ही बोलो। बेहतर शिक्षा का अभाव है सर। यहाँ के बच्चों को जौनपुर जाना पड़ता है, न तो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, न तो बस की सुविधा उपलब्ध है। अब ये परिणाम होता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ बैक पेपर के नाम पे तमाम तरह की वसूली होती है, अवैध वसूली होती है। दूसरा यहाँ पे छात्र संघ बहाली हो, छात्र संघ बहाली नहीं हो तो तमाम समस्याएं आती है, मनमानी करता है महाविद्यालय और शोषण संघ से वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं परवेज रायनी, गोरा बाजार खेलो इंडिया, इतना बढ़िया स्कीम मोदी जी ने कराया और हमारे गाजीपुर का ललित उपाध्याय इस समय डीएसपी पद पर है और वैकेंसी इसी सरकार में हुआ और गाजीपुर के 5-5 लड़के, करमपुर के, एक गाजीपुर के लड़के, पूर्वांचल के इतने लड़के हुए और डीएसपी बने हैं हमारे ललित उपाध्याय। खेल के बढ़ाव के लिए मोदी जी स्कीम इस सरकार ने इतना बढ़िया बढ़ावा दिया है, खेलो इंडिया चालू करके। देखिए, ये जो पूरा चुनाव हो रहा है, ये जनता के मूलभूत सुविधाओं पे होना चाहिए। जिस देश में भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहा हूँ, लेकिन मुफ्त शिक्षा कब देगी, इस पे बात नहीं करेगी। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। जिस दिन शिक्षा मुफ्त हो जाएगी उसको 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस देश में भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारा देश हिंदुस्तान अमीरी में आ गया है, जब उसकी क्राइटेरिया आप घटा देंगे और जब अगर देश हमारा विकसित हो रहा है तो फिर हमको 80 किलो अनाज देने की जरूरत क्या पड़ रही है? हाँ, एक ही सेकंड बोलो, सेकंड में तो ले नहीं पाओगे, बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि वाद विवाद करने की अपना मुद्दा रखना है। मैं बता रहा हूँ कि देश कहाँ जा रहा है, जनपद कहाँ गया। बता रहे कि स्कूल में कोरोना पूरे दिखो, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं है दिखना, मेरे लिए जरूरी ये है कि लोग जनता तक आवाज पहुंचे। बता रहे थे कि कोरोना में उनके स्कूल में क्वारंटाइन किए गए लोग, लेकिन यही बगल में एक अस्पताल है, सम्य गौसिया अस्पताल है, वहां कोरोना में हजारों लोगों की जान बचाई। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ, उसे बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कर दिया गया। बताइए, अस्पताल को ध्वस्तीकरण कर दिया गया क्यों? क्योंकि बदले की राजनीति, वह एक मुसलमान का था और जबकि वो मानक पूरा करता था अपने अस्पताल का,
जो गाजीपुर का जो मामला है कि गंगा किनारे 100 मीटर 200 मीटर जगह जगह पे है, तो गाजीपुर का जो मानक है वो 100 मीटर है गंगा किनारे। 100 मीटर के 100 मीटर रहेगा, लेकिन जान बचाने वाले जान बचाने लेकिन जान बचाने वाले को इस चर्चाओं को मैं वापस बोल रहा हूँ। अरे सुन ली आपको, बिल्कुल सुने आप। 1 सेकंड बोले, 1 मिनट बोल गए। हाथ कंगन को आरसी का पढ़े लिखे फारसी क्या। मैं चर्चा को इस कुलाल से बचने के लिए यही विराम देता हूँ। आराम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अक्सर सूरज चढ़ता है तो गर्मी आ जाती है, ये होता है। लेकिन जो चर्चा के बीच में बातें आई वो फिर से, आज ये देश 5वें चरण का वोट डाल रहा है। आप अगर उन हिस्सों में रहते हैं जहां वोटिंग हो रही है तो घर से निकलिए, गर्मी है समझते हैं, लेकिन वोट जरूर करिए। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।